हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के वेरियस एग्जामिनेशंस का जो फर्स्ट प्रिलिमिनरी स्टेज है वहां पर हमसे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हम में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स, हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस होता है कि किस तरीके से इन एमसीक्यूज को सॉल्व किया जाए, लेकिन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जिनके माइंड में कुछ रूल्स क्लियर नहीं होते ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, जिसकी वजह से एग्जाम्स के अंदर भी और मॉक टेस्ट्स के अंदर भी वो सिली मिस्टेक्स कमिट करते हैं। वो नॉलेज होने के बावजूद क्वेश्चंस को गलत मार्क कर आते हैं और अपने मार्क्स उनको जो देखने को मिलते हैं वो काफी कम होते हैं, जो उनको आगे फर्दर डिमोरलाइज भी करता है। तो इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको फटाफट से बताने जा रहा हूं 5 ऐसे थंब रूल्स जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना होता है व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये 5 थंब रूल्स सिर्फ फ्रेशर्स के लिए नहीं है। अगर आप पहली बार ऐसे एमसीक्यू पेपर को सॉल्व करने जा रहे हो, ऐसे ही एस्पिरेंट्स, उनके लिए ही ये 5 थंब रूल नहीं है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी प्रीलिम्स को अटेम्प्ट कर चुके हो, आप ऑलरेडी मॉक्स काफी सॉल्व कर चुके हो, तब भी हो सकता है कि आप जो टेक्निक्स यूज कर रहे हो वो टेक्निक्स उतनी अच्छी नहीं है। तो ये 5 रूल्स देखो और इसमें से जितने ज्यादा रूल्स आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो एंड आई गारंटी कि आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी जिस तरीके से आप एमसीक्यू को करेक्टली सॉल्व कर पा रहे थे। राइट, तो सबसे पहला थंब रूल जो है उसको हम बोलते हैं 3 रीडिंग फॉर्मूला। 3 रीडिंग फॉर्मूला को ऑलवेज बी एडवोकेट कि इस फॉर्मूला को यूज करके आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करना चाहिए और अपने पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए, चाहे आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या फिर नायब तहसीलदार या फिर एलाइड एग्जाम का प्रीलिम स्टेज, किसी भी तरीके के ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर आपको ये 3 रीडिंग फॉर्मूला यूज करना चाहिए। इसमें हम पूरे पेपर को 3 रीडिंग्स के अंदर सॉल्व करते हैं और ये पूरा फॉर्मूला अपने हैबिट में लाने के लिए मॉक टेस्ट सॉल्व करते वक्त भी आपको उनको 3 रीडिंग फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहिए। पहला रीडिंग क्या होगा इसमें? फर्स्ट रीडिंग के अंदर हम लोग सभी क्वेश्चंस को 1 to 100 या 1 to 120 जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के अंदर, उन सभी क्वेश्चंस को 1 to लास्ट रीड करते हैं, बहुत ध्यान से रीड करते हैं। ठीक है, उन चीजों में क्या चीजों का ध्यान रखना होता है रीड करता है तो उसको मैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके रीड करना है और उन क्वेश्चंस को क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही पेंसिल से मार्क करना है। कैसे मार्क करना है? 3 कैटेगरी में मार्क करना है। पहली कैटेगरी क्या है? 100% श्योरिटी के साथ जो क्वेश्चंस का आंसर आपको आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पहली नजर में पढ़ने के बाद ही, केयरफुली पढ़ने के बाद ही आंसर आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ABCD कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, उसको वहां पर मार्क कर लो, उसको एक पर्टिकुलर साइन दे दो। जैसे मान लो आपने उसको स्टार साइन दे दिया, राइट, कि ये जो क्वेश्चन है ये मैंने 100% श्योरिटी के साथ सॉल्व कर दिया है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनका नंबर ज्यादा होने के चांस होते हैं, जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है 1, 2, 3 ऑप्शंस के बीच में। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर 50, 60, 70% कंफ्यूजन है बिटवीन मल्टीपल ऑप्शंस, उन क्वेश्चंस को एक अलग मार्क दे दो, उन क्वेश्चन को सर्कल मार्क दे दिया फॉर एग्जांपल, उनको हमने ऐसे अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, इन क्वेश्चंस को भी हमने आंसर के अंदर मार्क नहीं किया है, OMR में भी मार्क नहीं किया है। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे जिनका कोई आइडिया नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर जो बिल्कुल भी आपने ना पढ़े हैं, और अगर पढ़े थे तो आपको कोई आइडिया नहीं समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। राइट, अगर आप उसमें आंसर मार्क करते हो तो वो प्योर गेस होगा, प्योर तुक्का होगा। ठीक है, तो ये 3 तरीके के क्वेश्चंस आप पहली रीडिंग के अंदर मार्क कर लेते हो और इसी पहली रीडिंग में क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही ये जो स्टार वाले क्वेश्चन है यानी कि 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन है, इसको पेंसिल से मार्क कर लेते हो कि मेरा ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट रीडिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारे स्टार एंड जो हमारे तुक्के वाले क्वेश्चन थे, इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से रीड करते हैं और उनमें से जितने ज्यादा अटेम्प्ट करने की हम कोशिश करें उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी होती है हमें, अगर कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस का नंबर 40 से ज्यादा है, 40% से ज्यादा है, अगर 100 क्वेश्चंस है तो इसका मतलब 40 से ज्यादा है, क्वेश्चंस का नंबर अलग है, तो 40% से ज्यादा क्वेश्चंस अगर आपके कंफ्यूजन वाले थे तो आपको एटलीस्ट उसमें से 75% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। यानी कि अगर 40 या 40 से ज्यादा क्वेश्चंस थे तो आपको एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस उसमें से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो तो आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट वहां पर कम रह जाएगा। ठीक है, अगर 20 से 40 क्वेश्चंस के बीच में कंफ्यूजन था तो इसमें से आधे अटेम्प्ट कर दो, 50% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दो, उसमें से 2 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 क्वेश्चन सही होगा, उसमें आपको नेट पॉजिटिव मार्क्स जरूर मिलेंगे। अगर 10 से कम क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको कंफ्यूजन था तो रिस्क मत लो। इसका मतलब है कि आपका ये जो नंबर था 100% श्योरिटी वाला, ये नंबर ज्यादा रहा होगा। अगर ये नंबर ज्यादा है, नो आइडिया वाले क्वेश्चंस ही आपके आउट ऑफ 100 60 क्वेश्चन ऐसे हैं इसका कोई आइडिया नहीं है, तब तो इसका मतलब है कि तैयारी में बहुत बड़ी कमी रह गई, आपको दोबारा से जाकर के पढ़ने की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है।
ठीक है। थर्ड रीडिंग में क्या होता है, थर्ड रीडिंग में जो नो आइडिया वाले क्वेश्चंस हैं जिनका हमें कोई गेस नहीं था, हम उनको अटेम्प्ट करते हैं। उनको अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होता है, अगर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन जो आपके रह गए हैं, जो अभी तक आपने आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट नहीं किया, अगर उनका नंबर 20 से ज्यादा है, यानी कि आपने अभी तक 80 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तब जाकर के आपको अराउंड मतलब जो क्वेश्चन है वो छोड़ देने चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको 5, 7, 8, 9 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर सकते हो तो कर दो, ताकि आपका जो अटेम्प्ट का नंबर है वो 80 को टच कर जाए। ठीक है, अगर 20 से कम क्वेश्चंस हैं तो लीव कर दो, यानी कि 20 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट, 80 क्वेश्चंस ऑलरेडी अटेम्प्ट हो चुके हैं फ्रॉम 100% श्योरिटी एंड फ्रॉम कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, तब इन तुक्के वाले क्वेश्चंस में कोई भी गैसवर्क करने का मतलब नहीं है। ये पूरी रीडिंग को समझना आपको पहली बार में मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप इसको बार बार मॉक टेस्ट के अंदर यूज करोगे तो आई गारंटी आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी 80-85 को टच करेंगे और उसमें आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी। और इसी थर्ड रीडिंग के बाद आप फाइनलाइज करते हो अटेम्प्ट्स को और ओएमआर को फिल करना स्टार्ट करते हो। अभी तक आपने सभी क्वेश्चंस को मार्क किया था एज अ स्टार, यानी 100% श्योरिटी, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस एंड नो आइडिया क्वेश्चंस, और उनके आंसर्स को आपने पेंसिल से क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही मार्क किया था। अब उसको ओएमआर में उतारने की हमें कोशिश करनी है लास्ट में, थर्ड रीडिंग के बाद, राइट। तो इस थर्ड रीडिंग में यू कैन बी वेरी श्योर कि क्या हमें बहुत ज्यादा समय तो नहीं लगेगा, जितना टाइम हमें 2 घंटे का मिल रहा है क्या वो 2 घंटे काफी है? मैं गारंटी दे रहा हूं कि 120 मिनट्स की जगह 110 मिनट्स आर मोर देन एनफ टू रीड ऑल द 100 क्वेश्चंस एंड देन आंसर देम, राइट। ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस के ऊपर हमें टाइम ही नहीं लगाना है। ये जो नो आइडिया वाले क्वेश्चन है मैं कह रहा हूं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा समय लगाने की हमें कोशिश नहीं करनी है। हमारा फोकस है 100% श्योरिटी एंड 50-60% डाउट्स वाले क्वेश्चन के ऊपर, राइट। नेक्स्ट रूल नंबर 2 आपको क्या ध्यान रखना है, कीवर्ड्स एंड डायरेक्शंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखो क्वेश्चंस के अंदर। एचपीएस के जीएस पेपर में भी और सीसैट पेपर के अंदर भी आपको डायरेक्शंस दिए जाते हैं कि जैसे रीड द 4 स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट आंसर। यहां पर इनकरेक्ट भी लिखा हो सकता है, राइट। इसी तरीके से ऑर्डरिंग करने को जब बोला जाता है क्वेश्चंस के अंदर, नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर पूछा है, साउथ टू नॉर्थ ऑर्डर पूछा है, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट पूछा है, लेटेस्ट टू अर्लीस्ट पूछा है, ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट, यंगेस्ट ओल्डेस्ट, ये ऑर्डर बहुत ध्यान से आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। इसके साथ अब जैसे 2 स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं तो यहां पर ऑप्शन ए का मतलब होता है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन बी का मतलब होता है बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ऑप्शन सी का मतलब होगा 1 करेक्ट है 2 इनकरेक्ट है, डी का मतलब होगा 1 इनकरेक्ट है 2 करेक्ट है। अब ये चीज आपको वहां पढ़नी पड़ेगी कि एग्जाम के पेपर में लिखा क्या है, ठीक है। जो भी डायरेक्शंस क्वेश्चन के साथ दिए गए उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, कीवर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ऑलवेज, ओनली, ये जो वर्ड्स लिखे होते हैं इनको आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है क्वेश्चन के अंदर, क्लियर है। रूल नंबर 3, ऑप्शंस को यूज करो। एलिमिनेशन मेथड से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर निकल कर आएंगे। मल्टीपल चॉइस इसीलिए आपको दी जाती है कि बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर यू आर एबल टू एलिमिनेट सर्टेन ऑप्शंस, और अगर आप 1 या 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो तो आपके सही आंसर करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% तक हो जाती है, अगर आपके 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर के एग्जाम में देखें, ये 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया गया। अब ये क्वेश्चन के बारे में अगर आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं भी है, तब भी सिर्फ एक स्टेटमेंट के बारे में भी करेक्ट इनकरेक्ट पता होने पे आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। जैसे यहां पर देखिए, चारों स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट क्या लिखी है, शुगर केन इज अ सीरियल क्रॉप। अब कोई भी एस्पिरेंट जिसने एग्रीकल्चर थोड़ा सा भी पढ़ा है उसको पता है कि शुगर केन सीरियल क्रॉप नहीं होता है। सीरियल क्रॉप क्या होता है, व्हीट, राइस, बार्ली, मेज, ये सब सीरियल क्रॉप्स होती हैं। अब शुगर केन क्या है, वो तो एक कैश क्रॉप है, शुगर केन तो बिल्कुल सीरियल क्रॉप नहीं है। तो यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है तो बिल्कुल गलत होनी चाहिए। अगर सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है तो ऑटोमेटिकली सी देखो यहां पर एलिमिनेट हो गया, डी देखो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया, राइट। तो अब आपको ए और बी में से आंसर करना है, और ए और बी में से आंसर करते वक्त आपको बस ये पता होना चाहिए कि फोर्थ और फर्स्ट स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहां पर आप थोड़ा सा एजुकेटेड गेस ले सकते हो। टेम्परेट एरिया में, ठंडे इलाकों में शुगर केन उगता है और जूट से हम सजावटी सामान बनाते हैं। बिल्कुल जूट से सजावटी सामान तो बन जाएगा, लेकिन शुगर केन आप अमेरिका, कनाडा में नहीं उगा पाओगे, क्लियर। तो आंसर तक पहुंच गए। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखो, यहां पर आपसे पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया, पॉलिटी और करंट अफेयर से जुड़ा एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में देखो, स्टेटमेंट 3, जस्टिस पीएन भगवती इंट्रोड्यूस्ड पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। भगवती जी लेके आए जस्टिस दीपक मिश्रा, वो पीआईएल की क्रिएशन में बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहे। अब इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ही करेक्ट होगी, क्योंकि पीएन भगवती वो काफी पहले जस्टिस रहे हैं। अगर वो पीआईएल लेकर आए थे तो फिर क्रिएशन ऑफ पीआईएल में जस्टिस दीपक मिश्रा जो भी रिसेंटली चीफ जस्टिस बन के हटे, उनका रोल कैसे आएगा?
ठीक है, तो यहां पर आपको पता चल जाए कि 1 और 3 इकट्ठे आंसर के अंदर नहीं होना चाहिए। एक ऑप्शन यहां से गया। दूसरा, जस्टिस रंजन गोगोई ज्वाइंट राज्यसभा आफ्टर रिटायरमेंट, ये बहुत फेमस हुआ था। अगर आपको 1 2 3 4 बाकी स्टेटमेंट्स का नहीं भी पता है, आपको अगर इतना ही पता है कि रंजन गोगोई जो रिटायर हो गए एज चीफ जस्टिस, वो उसके बाद राज्यसभा में पहुंचा दिए गए थे, तो आप ऑटोमेटिकली जान जाएंगे कि सेकेंड ऑप्शन तो आंसर के अंदर होना चाहिए। और यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें सेकेंड ऑप्शन आता है। तो आप देख सकते हो 1 3 में लॉजिक लगा लो, या 2 स्टेटमेंट अगर आपको पता है करेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली आप आंसर तक पहुंच रहे हो। दिस इज हाउ यू कैन यूज ऑप्शंस फॉर एलिमिनेटिंग दी इनकरेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से इन थंब रूल्स को हमें फॉलो करना रहता है। फोर्थ रूल, ध्यान रखो, ओएमआर को बैचेस ऑफ 5 में आपको फिल करना है। सारे के सारे जो भी 60 70 80 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए उसको इकट्ठे लास्ट के 10 15 20 मिनट में ओएमआर पे फिल करने मत बैठ जाना। होगा क्या कि जब भी आप इकट्ठे एक एक करके ओएमआर में क्वेश्चंस फिल करने की कोशिश करते हो, तो हो सकता है कि बीच में कई क्वेश्चंस आपने छोड़े होंगे, कई क्वेश्चंस आपने अनअटेम्प्टेड छोड़े होंगे। मान लो 40 अटेम्प्ट किया था, 41 छोड़ा था, 42 छोड़ा था, फिर 43 अटेम्प्ट करना था। अब आपने 40 का आंसर ओएमआर में सही मार्क कर दिया, लेकिन कई बार क्या होगा कि आप देखोगे कि 43 का आंसर आपने जाकर के ओएमआर के अंदर 41 या 42 में मार्क कर दिया। ये गलती हो जाती है, बहुत बार लोगों से होती है। इसीलिए बैचेस ऑफ 5 में आंसर करो। पहले आपने देखा कि 1 2 41 42 43 44 45, इसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए, ए बी सी डी, जो भी आपका आंसर है उसको ओएमआर के अंदर लिखो। फिर 46 से 50 दोबारा से उन आंसर्स को देख करके फिर आप ओएमआर में लिखो। एंड बी वेरी केयरफुल कि इन बैचेस ऑफ 5 के अंदर आप अपने ओएमआर को फिल कर रहे हो। एक एक करके एक क्वेश्चन देखा उसको फिल किया, दूसरा क्वेश्चन देखा फिल किया, ऐसे आप मत करना। ऐसे में कई बार आपने गलत ऑप्शन आपका मार्क हो जाता है गलत क्वेश्चन नंबर के आगे। क्लियर है। लास्ट के कुछ और रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। जैसे हम बोलते हैं हमेशा एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को अवॉइड करो। ऑलवेज लिखा है, नेवर लिखा है, ओनली लिखा है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनको मार्क कर लो, इनको बहुत ध्यान से स्क्रूटनाइज करना। ये कई बार स्टेटमेंट्स को जो है गलत बना देते हैं। इसी तरीके से डेट्स, ईयर्स एंड फिगर्स जो दिए रहते हैं, कई लोग कहते हैं अक्सर ये डेट्स, फिगर्स, ईयर्स गलत होते हैं। बिल्कुल गलत होता है कई बार, लेकिन सही भी हो सकते हैं, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो भी डेट्स, ईयर्स दिए गए हैं स्टेटमेंट्स के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ऑलवेज जब एलिमिनेशन की बात आएगी, इनकरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की बात आएगी, तो इस रूल का, इस कॉन्सेप्ट का भी आप ध्यान रखोगे। फिर ऑलवेज रीड द कंप्लीट क्वेश्चन, डू नॉट लीव मिडवे। 4 स्टेटमेंट में से पहली 2 स्टेटमेंट पढ़ी, वो डिफिकल्ट लगी, नहीं समझ आया, आगे बढ़ गए, ऐसा कभी मत करना। हमेशा पूरे क्वेश्चन को रीड करो। पहली रीडिंग की जो हमने बात की थी, जहां पर यू हैव टू रीड ऑल द क्वेश्चंस 1 बाय 1, उसमें पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस को रीड करने के बाद डिसाइड करो कि ये क्वेश्चन आपको आता है या नहीं आता है। बीच में ही क्वेश्चन को छोड़ देना ये कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। ऑप्शंस भी एबीसीडी सारे पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि ए और बी ऑप्शन पढ़ा और बी ऑप्शन मुझे अच्छा लगा मैंने टिक कर दिया। एबीसीडी सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ो। हो सकता है सी और डी ऑप्शन वो ज्यादा बेटर हो, ज्यादा करेक्ट ऑप्शन हो, ऐसा कई बार होता है एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है। सम क्वेश्चंस हैव आंसर्स हिंट इन देम, जैसे कि वो पीएन भगवती वाले क्वेश्चन की हमने बात की, जिसमें हमने देखा रंजन गोगोई वाले स्टेटमेंट अगर हमें पता हो तो ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर तक हम पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही कई बार आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर भी हिंट होता है कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए, राइट। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग टॉपिक माइट हैव डिफिकल्ट क्वेश्चंस। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हिस्ट्री का टॉपिक बहुत स्ट्रांग है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जनरल साइंस का टॉपिक बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो टॉपिक मेरा बहुत स्ट्रांग है वो एग्जाम के अंदर ऐसा हो सकता है कि उससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे गए हो। इट हैपेंस मेनी टाइम्स कि हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट आते हैं, लेकिन जनरल साइंस के क्वेश्चन इजी आ गए। तो मेरा जनरल साइंस वीक था, हिस्ट्री मेरा अच्छा था, लेकिन वहां पर हिस्ट्री के क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गए। तो इससे कभी डिमोरलाइज नहीं होना है आपको। इसीलिए थोड़ी बैलेंस्ड प्रिपरेशन करके एग्जाम के अंदर जाना रहता है और कोशिश करनी रहती है कि अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए, जहां पर आपसे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, तब भी आप एक डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पर अटेम्प्ट करके आ सको, राइट। So these are the different rules that you have to keep in mind and use these rules while attempting the mock tests. और मॉक टेस्ट अगर अभी तक आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो अभी भी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मात्र 299 रुपीज में आपको हमारी 5-in-1 टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो रही है, जिसमें आपको प्रीलिम्स के सभी सीसैट के
और आपकी जीएस के टेस्ट अवेलेबल होते हैं जिसमें आपके सारे जीएस सब्जेक्ट्स, हिमाचल जी के सब्जेक्ट्स और सीसेट के सब्जेक्ट्स टेस्ट हो रहे हैं। आपको करंट अफेयर्स की पूरी मैगजीन यहां पर अवेलेबल हो रही है लास्ट 1 ईयर की। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ यहां पर मिल रही है और आपको हिमाचल जीके का पूरा मॉड्यूल वीडियो लेक्चर्स और हैंडआउट्स के साथ मिल रहा है। एंड इससे ज्यादा अफोर्डेबल आपको ये कोर्स अवेलेबल नहीं हो सकता है। सो 10th अक्टूबर तक ही ये पूरा ऑफर आपके लिए अवेलेबल है। इन 299 रुपीज यू कैन गो अहेड एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस 5-in-1 टेस्ट सीरीज। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो वहां पर आपको इसका लिंक भी अवेलेबल रहेगा। Right? So this is all from my side in this video. I hope you enjoyed this. If you did enjoy this video, please subscribe to our YouTube channel और प्रीलिम्स एग्जाम तक हमारे चैनल पर रेगुलरली आप लोग बने रहें। हम लोग अपनी मैराथन सेशंस के अंदर भी आपको लगातार रिवीजन करवाने की कोशिश करते रहते हैं ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स जो हैं वो रिवाइज हो जाए बिफोर द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।